हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। फिजिक्स क्लास 9 का जो फिजिक्स का जो चैप्टर था वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मोशंस क्या होता है। मोशंस का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशंस का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिफाइंड टाइम इंटरवल में उसका पोजीशन चेंज करता है। डिफाइन द चेंज ऑफ पोजीशन इन डिफाइंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड मोशंस। कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मोशंस करने के लिए वो क्या करता है, उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है। एक्सटर्नल फोर्स, मान लो एक गाड़ी है, वो गाड़ी मोशन में कब जाएगा, जब इसमें कोई क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। ये फोर्स इंजन के थ्रू भी हो सकता है या तो कोई धक्का भी दे सकता है। अगर इस गाड़ी को धक्का देगा 2-3 आदमी, तब क्या होगा, ये इसका फोर्स अप्लाई होगा और फोर्स अप्लाई के कारण ही मोशंस जनरेट होता है, एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे फोर्स इंजन भी हो सकता है, यहाँ पे जो इंजन है वो भी फोर्स का कारण हो सकता है। अभी फोर्स को जनरली, मोशंस को जनरली एक फैक्टर इफेक्ट करता है, वो क्या होता है, पुश एंड पुल फैक्टर। पुश पुल, ओके। कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश करने से वो क्या होता है, मोशन में जाता है, या पुल करने से अगर हम लोग कोई दरवाजा खींचते हैं तब क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में आता है। या तो और एक फैक्टर है वो हिटिंग फैक्टर। हिट करने से भी, बॉल को अगर कोई मारता है, कोई बॉलर अगर बॉल को देता है, जब हम लोग हिट करते हैं तब भी बॉल क्या होता है, मोशन में जाता है। ये तीनों फैक्टर है कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में जाने का। जो मोशन का जो थ्योरी है, थ्योरी को मोशन के बारे में जानने के लिए दो साइंटिस्ट ने बहुत ही मेहनत किया था, ओके। और हम लोगों का अप्रोच को चेंज किया था। पहले था गैलीलियो गैलीली एंड दूसरा है आइजैक न्यूटन। मोशन को जनरली क्या, मोशन को कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में जाता है, मान लो कोई बॉल मैंने यहाँ पे फेंका है ग्राउंड पे, तब वो एक सर्टेन लिमिट के बाद वो क्या होगा, रुक जाएगा। वो किस लिए रुकेगा, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण ग्राउंड क्या करेगा, फ्रिक्शन करेगा। फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द चेंज इज डायरेक्शन ऑफ द मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स किस लिए अप्लाई किया जाता है, ताकि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो। वेलोसिटी चेंज हो मतलब, मैग्नीट्यूड का मतलब वो अगर धीरे से जा रहा था उसके बाद स्पीड पे जाएगा, ओके। मैग्नीट्यूड अगर चेंज करने के लिए, ओके, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज करने के लिए हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, और उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स अप्लाई किया जाता है। जनरली कोई भी अगर मैं ऑब्जेक्ट को, जनरली फोर्स दो टाइप का है, मैंने बोला है फोर्स के बिना कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं जा सकता है। और ये फोर्स दो टाइप का है, एक तो है बैलेंस फोर्स, दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को अगर हम दोनों साइड से क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं, तब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं करेगा, ओके। अगर इक्वल अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, मान लो F1 एंड F2 आर द फोर्सेस, अगर दोनों इक्वल होगा तब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस फोर्स। इफ द इक्वल फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूव, दैट फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अगर इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, बैलेंस फोर्स। अगर F1 का मान F2 से ज्यादा है तब क्या होगा, ये F1 का मान F2 से ज्यादा है, ग्रेटर देन F2, तब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, किसके, F1 के डायरेक्शन में मूव करेगा, ओके, उस साइड में मूव करेगा। मतलब अगर मैंने बोला था फ्रिक्शन क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को मतलब रुकने के लिए क्या करता है, रुकने के लिए मतलब हेल्प करता है फ्रिक्शन। क्या होगा, अगर इफ द अनइक्वल फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम बोथ साइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट वुड बी मूव्ड इन द दैट साइड ऑफ द ग्रेटर फोर्स, ओके। ग्रेटर साइड के जिस साइड में ग्रेटर फोर्स अप्लाई करेगा उसी साइड में मतलब मूव करेगा। F1 का मान ग्रेटर है, वो F1 के तरफ मूव करेगा, ओके। फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, और इस फोर्स को हम लोग अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना है तब क्या होगा, उसका जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स ज्यादा होना पड़ेगा, किसके कंपैरिजन में, फ्रिक्शनल फोर्स के कंपैरिजन में। फ्रिक्शनल फोर्स के कंपैरिजन में अप्लाइड फोर्स हमेशा ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन
इसको रुकने के लिए क्या करता है, हमेशा रुकने के लिए उसको सपोर्ट करता है। लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स कम होगा तब क्या होगा, उसी वो ऑब्जेक्ट, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा तब वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रुक जाएगा। लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा तब क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा। ओके, सो कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए उसका क्या है, अप्लाइड फोर्स ज्यादा होना पड़ता है। किसके कंपेयर में, फ्रिक्शनल फोर्स के कंपेयर में। अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशंस के बारे में। जनरली देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशंस, जो लॉज न्यूटन के द्वारा न्यूटन ने दिया था। लेकिन जनरली ये मोशंस के लॉ के बारे में पहले, मोशंस के बारे में पहले, लॉ ने मोशंस के बारे में पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था गैलीलियो ने। सो गैलीलियो ने क्या बोला था, कोई भी सरफेस में से, ओके, कोई भी वो क्या है, कोई भी सरफेस में से अगर क्या है, इंक्लाइन, ये क्या है, स्लोपिंग है, ये स्लोप है, कोई भी सरफेस में से, स्लोपिंग सरफेस में से अगर हम लोग कोई भी मार्बल को गिराएंगे तब क्या होगा, ये मार्बल कॉन्टिन्यूअसली नीचे चला जाएगा ड्यू टू द ग्रेविटी के कारण। ओके, और ये मार्बल क्या होगा, जितना नीचे जाएगा, ओके, वो क्या होगा, उसका वेलोसिटी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और अगर ये यहाँ पे एक इंक्लाइन सरफेस रखते हैं तब क्या होगा, और इन दोनों का, ये स्लोप और इंक्लाइन सरफेस का जो एंगल है, एंगल अगर इक्वल रहेगा तब क्या होगा, जिस पॉइंट से हम लोगों ने ये मार्बल को हम लोगों ने छोड़ा था इस सरफेस में से, इस स्लोप में से, तब अगर इन दोनों का एंगल, इंक्लाइन सरफेस और ये स्लोप का एंगल अगर सेम रहेगा, ये दोनों एंगल अगर सेम रहेगा, तब क्या होगा, जिस हाइट में से हम लोगों ने इस मार्बल को छोड़ा था उसी हाइट में ये अगर क्या होगा, इंक्लाइन करेगा, इंक्लाइन सरफेस में से क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ओके, बात, लेकिन वो क्या, उसका वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। और जिस पॉइंट में इस मार्बल को हम लोगों ने छोड़ा था उसी पॉइंट के हाइट तक चला जाएगा ये। ओके, सेम हाइट में वो चला जाएगा और फिर से वो क्या होगा, ये मार्बल नीचे क्या होगा, चलाएगा। और इसको बोलते हैं हम लोग, इसमें क्या है, जो मार्बल का इनबैलेंस फोर्स क्या है, 0 है। इनबैलेंस फोर्स 0 है। अगर ये एंगल, मतलब ये जो इंक्लाइन सरफेस का जो एंगल है, एंगल अगर कम होगा, ओके, कम होगा, तब क्या होगा, अगर इस स्लोप से एंगल से कम होगा तब ये मार्बल क्या होगा, ज्यादा दूर चला जाएगा। ओके, पहले तो अगर दोनों एंगल सेम रहेगा तो दोनों का हाइट, जिस हाइट में से मैंने मार्बल को छोड़ा था उसी हाइट में चला जाएगा ये मार्बल क्लेम करने के बाद। ओके, इस इंक्लाइन सरफेस में अगर ये एंगल कम रहेगा, कम होगा ये स्लोप के एंगल में से, तब क्या होगा, ये मार्बल जब इस इंक्लाइन सरफेस में क्लेम करेगा, ओके, क्लाइम करेगा, तब वो ज्यादा दूर चला जाएगा। और जितना ये एंगल कम होगा इंक्लाइन सरफेस का, वो मार्बल उतना ही दूर चला जाएगा। ओके, अगर एंगल इसमें होगा ही नहीं तब क्या होगा, ये मार्बल कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। वो क्या है, ये इसको अनबैलेंस फोर्स 0 बोलते हैं। ओके, मतलब इस मार्बल का अगर सेम एक हाइट में से दोनों, इस इंक्लाइन सरफेस और इस स्लोप का हाई एंगल सेम रहेगा, तब क्या होगा, वो मार्बल जिस एंगल से हम लोगों ने, जिस हाइट में से हम लोगों ने छोड़ा था उसी हाइट में से ये मार्बल क्या होगा, क्लेम करके चलाएगा। ओके, जाएगा और उसके बाद ग्रेजुअली नीचे चलाएगा। सो ये क्या, लेकिन ये इंक्लाइन सरफेस में वो जाने पे उसका वेलोसिटी ग्रेजुअली कम होगा ड्यू टू द फ्रिक्शन के कारण उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा मार्बल का। ये क्या है, जो थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल बेसिस पे है, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। ओके, सो अनबैलेंस फोर्स कभी क्या प्रैक्टिकली 0 नहीं होता है, ये गैलीलियो ने बोला था। लेकिन इसका फ्रिक्शन किस लिए, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन होता है। इसका जो अनबैलेंस फोर्स है, उसका जो इंक्लाइन सरफेस है, उसका बहुत सारा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, उसका एंगल और फ्रिक्शन के ऊपर। शायद इस अनबैलेंस फोर्स का अनबैलेंस क्या है, ये इंक्लाइन सरफेस का फ्रिक्शन ज्यादा भी हो सकता है, तब क्या होगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। ओके, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। जिस पॉइंट में से हो सकता है ये आगे थोड़े दूर के बाद ही, मतलब सेम हाइट अटेंड नहीं करेगा। अगर एंगल कम, मतलब सेम होने पर भी ये सेम हाइट अटेंड नहीं करेगा, क्योंकि ड्यू टू द फ्रिक्शन शायद वो ज्यादा रफ हो सकता है ये सरफेस। सो इसका हम लोग फ्रिक्शन कम कर सकते हैं, कोई अगर हम लोग लुब्रिकेंट्स और ऑयल या ग्रीस यूज करके इसका फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। सो यही है अनबैलेंस्ड फोर्स का 0, जो थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली वो इतना पॉसिबल नहीं है। उसी के ऊपर क्या है, गैलीलियो ने जो अनबैलेंस फोर्स 0 का कॉन्सेप्ट दिया था, उसी के ऊपर न्यूटन्स ने भी स्टडी किया था। और न्यूटन्स ने अपना पहला जो लॉ ऑफ मोशन दिया था, एन ऑब्जेक्ट्स रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशंस इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। सो एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एक ही मोशंस में क्या होता है, जाने के लिए ट्राई करता रहता है। जब तक हम लोग
बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना करे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूंगा, हम लोग जब कोई भी बाइक वगैरह में रहते हैं, ओके, बाइक वगैरह में हम लोग जो मतलब स्टेशनरी एक मतलब रुका हुआ बाइक के ऊपर हम लोग अगर बैठते रहते हैं, ओके, और सडनली बाइक अगर स्टार्ट होता है, ओके, तब क्या होता है, हम लोग कैसा होता है, हम लोग जो पोजीशन है, हम लोग क्या होता है, पीछे चलाते हैं हम लोगों का, ओके, हेड पीछे चला जाता है, क्योंकि हम लोग जो स्टेशन, हम लोग पहले जो मतलब क्या था, हम लोगों का पहले क्या था, हम लोग रेस्ट में था ना, स्टेशन, हम लोग स्टेशनरी थे, तब क्या होता है, हमें उसी पॉइंट पे हम लोग रुकने की ट्राई करते हैं, ओके। अगर कोई गाड़ी स्पीड पे चला रहा है, ओके, हम लोग पीछे है और पीछे मतलब बैठ रहे हैं, और गाड़ी अगर पूरा स्पीड पे चला रहे हैं और सडनली ब्रेक मार देता है, ओके, ब्रेक मार देने से हम लोग कैसे होते हैं, आगे चला आते हैं, ओके, आगे चला आते हैं ना ऐसे। या बाइक में अगर सडनली कोई स्पीड पे चला रहे हैं और अगर सडनली ब्रेक मार देते हैं या तो स्पीड कम कर देते हैं, हम लोग क्या होता है, आगे चला आते हैं ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जिस स्पीड में जा रहे हैं, ओके, जा रहे हैं, उसी स्पीड को हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, ओके। इसीलिए हम लोग जब कोई चलता हुआ बाइक में अगर हम लोग पीछे बैठे हैं, अगर सडनली ब्रेक मारता है, तब क्या होता है, हम लोग आगे चलाते हैं। और अगर कोई मतलब रुकता हुआ गाड़ी में और या बाइक में हम लोग बैठे हैं, अगर वो बाइक या गाड़ी अगर सडनली स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग क्या होता है, पीछे चलाते हैं और पीछे चलाते हैं, और चला हुआ गाड़ी में हम लोग आगे चला जाते हैं। ये क्या है, हम लोग इसको बोलते हैं इनर्शिया, ओके। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया था गैलीलियो ने, ओके। द टेंडेंसी टू अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स टू स्टे रेस्ट और कीप मूविंग विथ द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया, ओके। कोई भी सब्सटेंस का क्या है, जो एक मोशन में है और वो जो अपना मोशन एक साथ अटेन करना चाहता है, मतलब कंटिन्यू करना चाहता है, और अगर वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रुका हुआ है, वो क्या होता है, हमेशा रुक के ही रहना चाहता है, ओके। सो इसको बोलते हैं हम लोग इनर्शिया। सो इस टेंडेंसी को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया, ओके। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। सो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो ये क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, तब क्या होगा, ये हमेशा कंटिन्यू मोशन करता ही रहेगा, ओके। अगर हम लोगों का, अगर मैं बॉल फेंकता हूं, तब क्या होगा, वो बॉल थोड़ी दूर के बाद रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बॉल के नीचे जो फ्रिक्शन है, सरफेस का फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, अप्लाई होगा, और इसीलिए बॉल रुकेगा फ्रिक्शन के कारण, ओके, और बहुत सारा ग्रेविटी के कारण भी। सो कोई भी चीज के ऊपर जब तक हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ओके, तब तक क्या होगा, वो अपना मोशंस कंटिन्यू करना चाहता है, या तो जो स्टेशनरी है, जो रुका हुआ है, वो रुक के ही रहना चाहता है। सो वही बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट of rest or uniform motion in a straight line unless compelled to change the state by applied force. So applied force नहीं करने तक वो ऑब्जेक्ट या तो मूविंग ऑब्जेक्ट मूव ही करना चाहता है, और या तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, अपनी एक ही पोजीशन में रेस्ट करना चाहता है, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग और एक एग्जांपल के थ्रू जान सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल 107 पेज में दिया हुआ है, कोई कैरम कॉइन को अगर हम लोग स्ट्राइकर के द्वारा हार्ड करते हैं, तब क्या होगा, यहाँ का नीचे का जो कैरम का कॉइन है, वो क्या होगा, रिमूव होगा, और ऊपर वाला कैरम मतलब क्या होगा, नीचे अपने सेम पोजीशन में क्या होगा, रेस्ट हो जाएगा। सो इसको स्ट्रेट लाइन में ही क्या होगा, नीचे चलाएगा। और उसी तरह अगर हम लोग कोई भी क्या होता है, फिंगर से फ्लिक करेंगे, ये क्या होगा, ये कार्ड है, ओके, उसके ऊपर हम लोग कॉइन्स अगर रखेंगे, और इसको कार्ड को अगर हम फिंगर में से एक ग्लास में हम लोग रखा हुआ है, अगर इस कार्ड को हम लोग फिंगर में से फ्लिक करेंगे, तब क्या होगा, वो कॉइन क्या होगा, डायरेक्टली अपना सेम पोजीशन में क्या होगा,
ड्रॉप हो जाएगा। सो इसको ही हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपना सेम पोजीशन, या रेस्ट हो, वो रेस्ट में है या मोशन में है, अपना पोजीशन मेंटेन करना चाहता है। ओके, एक ही वेलोसिटी में चला जाना चाहता है जब तक हम लोग कोई भी मतलब ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई नहीं करते हैं। सो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करने के लिए, पोजीशन या मोशन चेंज करने के लिए हम लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको रेजिस्ट करने के लिए, जो उस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए जो मतलब चीज है, उसको ही हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। सो इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ रेस्ट और द रेस्ट। दिस मास ऑफ द मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इस इनर्शिया। सो क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट को चेंज करने के लिए, मोशन ऑफ स्टेट और रेस्ट पोजीशन को, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, उसको मतलब उसका पोजीशन चेंज करने के लिए अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स को, जो फोर्स रेजिस्ट करता है, जो फोर्स बाधा देता है, उसको ही हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। ओके, सो अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशंस के बारे में, सेकंड लॉ ऑफ मोशंस में क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब चेंज ऑफ द वेलोसिटी पर इंटरवल ऑफ टाइम। मोमेंटम का डेफिनेशन क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी पर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। सो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या है? उसका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ओके, सो मोमेंटम को पी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, एक क्रिकेट का बॉल है और एक टेनिस का बॉल है, क्रिकेट का बॉल है और टेनिस का बॉल है, टेनिस का बॉल है। सो यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम किसका होगा? क्रिकेट का बॉल का होगा, क्योंकि दोनों बॉल का अगर वेलोसिटी सेम रहेगा, अगर ये एक क्रिकेट का बॉल किसी को हर्ट करेगा, ओके, किसी को अगर किसी को मतलब किसी के ऊपर गिरेगा, तब क्या होगा? उसको ज्यादा इन कंपैरिजन टू द टेनिस बॉल, उसको ज्यादा क्या होगा? चोट लगेगा। ओके, अगर मास अगर चेंज होता है, तब ऑब्जेक्ट का क्या है? मोमेंटम चेंज होता है। अगर मैं मान लो एक बुलेट है, बुलेट अगर छोटा है ना, बुलेट है, अगर ये बुलेट अगर किसी गन से फायरिंग करता है, तब क्या होता है? उसका मास तो छोटा है, लेकिन उसका वेलोसिटी के कारण अगर किसी आदमी को लगता है, तब क्या होता है? वो आदमी मर जाता है। सो क्या होगा? अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा, तब मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और अगर मास ज्यादा होगा, क्रिकेट और टेनिस बॉल के कंपैरिजन में क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है, ओके, और टेनिस बॉल का मास कम है, लेकिन क्रिकेट बॉल अगर एक ही वेलोसिटी में आता है, लेकिन क्रिकेट बॉल अगर किसी को हार्ट करता है, तब ज्यादा चोट लगता है इन कंपैरिजन टू द टेनिस बॉल। सो मोमेंटम क्या होगा? मास के ऊपर डिपेंड करता है और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो P इज इक्वल mv। सो मास का यूनिट है केजी है मास का, और वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड। सो जो मोमेंटम है, मोमेंटम का यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। सो सेकेंड लॉ ऑफ स्टेट ऑफ मोशन क्या बोलता है? क्या द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर मोमेंटम हम लोग चेंज करना चाहते हैं, ओके, उसका क्या चेंज करना पड़ेगा? उसका जो फोर्स है, फोर्स को चेंज करना पड़ेगा। सो is proportional to the applied unbalanced force. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करने के लिए उसका क्या है? फोर्स, अनबैलेंस फोर्स चेंज करना पड़ेगा। सो फोर्स जितना ज्यादा होगा, उसका मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा, और फोर्स कम होने से मोमेंटम कम होगा। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो सेकंड लॉ में सेकंड लॉ का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो एक ऑब्जेक्ट हम लोग जिसका मास m है, स्मॉल m है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है। ओके, u है इनिशियल वेलोसिटी, और v है फाइनल वेलोसिटी। सो जो इनिशियली जो मोमेंटम है वो p1 इक्वल mu है, और जो फाइनल मोमेंटम है p2 इक्वल mv है। सो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? p2 माइनस p1। सो मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम क्या होगा? mv माइनस mu। सो इसमें m कॉमन हो जाएगा। ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और अप्लाइड फोर्स क्या होगा? p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा? मोमेंटम डिवाइडेड बाय t। ओके, सो मोमेंटम डिवाइडेड बाय t, रेट ऑफ चेंज को हम लोग t के द्वारा डिवाइड करेंगे। सो फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस u बाय t। अगर मैं प्रोपोर्शनल से बता देता हूं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग k बोलते हैं, कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट। अगर हम लोग को पता है एसिलेशन मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी पर इंटरवल ऑफ टाइम, सो इसको हम लोग एसिलेशन बोलते हैं, F इक्वल k ma। और यहाँ पे
अगर k का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं तो F इक्वल ma। सो चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v माइनस यू बाई टी, इसको हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। ओके, सो फोर्स का जो यूनिट है, फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स इक्वल ma, मास का यूनिट है kg, एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन द वेलोसिटी बाय इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, एक्सीलरेशन। सो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड है। सो इसीलिए मोमेंटम का जो यूनिट है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, जिसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। अभी जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो कहाँ पे अप्लाई होता है, जब कोई फील्डर कैच पकड़ता है, तुम लोगों ने देखा होगा वो क्या करता है, बॉल को ऐसे कैच करने के बाद उसको नीचे अपना हाथ मतलब क्या है खींच लेता है। सो इसीलिए, क्योंकि अगर वो नीचे खींचेगा तब बॉल को क्या होगा, कैच होने के बाद नीचे खींचेगा तब क्या होगा, उसका मोमेंटम कम होगा, उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। हम लोग को पता है, मैंने बोला था मोमेंटम क्या होगा, वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना मोमेंटम होगा उसका मतलब एक क्रिकेट बॉल जब जितना वेलोसिटी होगा उसका ज्यादा हार्ड करेगा ना। सो इसीलिए वो क्या करता है, जब पीछे खींचता है तब उसका मोमेंटम वो जीरो में लेके आता है। ओके, ताकि उसको हाथ में मतलब ज्यादा चोट ना पहुंचे। ओके, उसको ज्यादा मतलब दर्द ना हो, इसीलिए। सो इसीलिए, और उसी तरह उसी तरह जो हाई जंप एथलीट जो हाई जंप करते हैं जनरली, तब कहाँ पे होता है, लॉन्ग जंप या हाई जंप, वो लॉन्ग जंप तो एक क्या होता है, बाली में करते हैं। ओके, सैंड में करते हैं, ताकि सैंड में क्या होता है, वो जब गिरता है तब क्या होता है, उसका मोमेंटम कम हो जाता है। ओके, मोमेंटम मतलब कम हो जाता है, वेलोसिटी कम हो जाता है, और उसका मतलब चोट कम लगता है। अगर वो कोई भी फ्लो में गिरता है तब उसको क्या होगा, ज्यादा चोट लगेगा ना। सो इसीलिए बाली में क्या होता है, लॉन्ग जंप में बाली यूज करता है। उसी तरह हाई जंप में भी क्या होता है, वहां पे एक एरिना होता है। ओके, जो मतलब क्या था, मतलब स्पॉन्ज टाइप होता है। ओके, ताकि मोमेंटम कम कर सके। सो मोमेंटम तुम लोगों ने देखा ही होगा, जब वो रेसलिंग वगैरह करते हैं WWE या उसमें भी मतलब जो मोमेंटम ऐसा होता है, जो उसका जो एरिना होता है उसमें मतलब थोड़ा स्पॉन्जी होता है। ओके, ताकि मोमेंटम कोई भी ऊपर से गिराने पर उसका अगर वेलोसिटी कम हो जाता है, उसको मतलब कम चोट लगता है। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज वहां पे ही है। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस के बारे में। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशंस क्या बोलता है, एवरी एक्शंस हैज सेम एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। सो सेम एंड ऑपोजिट रिएक्शन में मतलब अगर हम लोग कोई बंदूक अगर इसका ट्रिगर को दबाते हैं तब क्या होता है, बंदूक का जो मास है, मास ज्यादा होने के कारण या क्या होता है, ये बंदूक का गोली तो आगे चला जाएगा। ओके, स्पीड में एक्सीलरेट फोर्स ऑन द गन। सो ये बंदूक का गोली क्या होगा, आगे चला जाएगा। लेकिन उसके ऑपोजिट क्या होगा, ये बंदूक का जो मास है, मास के कारण ये क्या होगा, रिकॉइल फोर्स ऑन द गन। यहाँ पे और एक फोर्स होगा जो बंदूक को पीछे खींचेगा। ओके, लेकिन ये बंदूक का मास ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा पीछे नहीं जाएगा। ओके, थोड़ा पीछे ही जाएगा। सो इसका गोली तो आगे चला जाएगा, लेकिन बंदूक क्या होगा, पीछे चला जाएगा। सो ये रिकॉइल फोर्स होगा। ओके, ऐसे बंदूक तो कोई भी अगर तुम लोग फिल्म वगैरह देखते हो या कोई अगर शूटिंग वगैरह यूट्यूब वगैरह में देखते हो, तब क्या देखोगे कि वो बंदूक तो गोली आगे मारता है, लेकिन उसका बंदूक क्या होता है, बंदूक गन पीछे चला जाता है। सो ये क्या होता है, अपोजिट रिएक्शन होता है। कोई भी एक्शन करने का क्या होता है, अपोजिट रिएक्शन होता है। यही होता है रिकॉइल फोर्स ऑफ रिकॉइल फोर्स ऑन द गन। लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाएगा, मतलब पीछे नहीं आएगा, क्योंकि इसका एक मास होता है। इसलिए इसका क्या होता है, मास अगर ज्यादा होगा तब क्या होगा, एक्सीलरेशन इसका एक्सीलरेशन के ऊपर इफेक्ट करेगा। सो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ज्यादा पीछे नहीं जाएगा। सो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब देखो, दो बॉल है जो ए एंड बी है, यहाँ पे ए का मास है ma और बी का मास है mb। अभी दोनों अगर ये ए बॉल ma जिसका मास ए है ma है, वो अगर ए वेलोसिटी से mb पर हिट करेगा तब क्या होगा, पहले तो इसका वेलोसिटी ua है और इसका वेलोसिटी ub है। अगर हिट करेगा तब जो ए बॉल है बी पर fab क्या होगा, दोनों बॉल एक अगर ua का वेलोसिटी ub से ज्यादा है तब क्या होगा, ए बॉल वहां पे हिट करेगा। जो फोर्स अप्लाई होगा उसको बोलते हैं हम fab। और थोड़ा हिट करने के बाद क्या होता है, वो फिर से ये बॉल क्या होगा, इसमें हिट करेगा। सो वो ये बॉल बी बॉल जो ए पे हिट करेगा वो है fb। सो यहाँ पे जो पहले बॉल में हम लोग को पता है मोमेंटम मतलब क्या है, p इक्वल ma। सो ए बॉल में p इक्वल u, सॉरी, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंट का मतलब क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। हम लोगों ने पढ़ा था मास इंटू वेलोसिटी। सो ए बॉल का जो मोमेंटम होगा क्या होगा, इनिशियली
एम यू ए, इसका वेलोसिटी यू ए है, और बी बॉल का क्या है एम बी यू बी। आफ्टर हिटिंग क्या होगा बिफोर कोलिशन, आफ्टर कोलिशन क्या होगा इसका वेलोसिटी, ये जब इसको क्या होगा हिट करेगा उसके बाद ए का वेलोसिटी क्या होगा कम हो जाएगा ना, सो क्या होगा वी बी होगा। ओके वी बी होगा, और एम बी का वेलोसिटी क्या होगा वी बी होगा, और बी इसका भी फाइनल वेलोसिटी होगा वी बी। सो इसका मोमेंटम कितना होगा, इसका मोमेंटम होगा एम ए वी बी। ओके, और इसका बी बॉल का वेलोसिटी मोमेंटम होगा एम बी वी बी। ओके, ये पी बी होगा पी बी, और ये है पी ए। ओके, सो अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, सो मोमेंटम में कैसा चेंज हुआ है, सो एफ ए बी माइनस एफ बी ए। सो इन दोनों को हम लोगों को पता है मोमेंटम मतलब क्या है, फोर्स मतलब क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, पहले आगे के इक्वेशन में पढ़ा था हम लोगों ने, और एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन द वेलोसिटी पर इंटरवल ऑफ टाइम। सो यहाँ पे इसको हिट करने के बाद वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है ए सब्सटेंस का, एफ ए वी ए माइनस यू ए। सो ये वी ए मतलब क्या है, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। उसी तरह ये एफ बी का मतलब क्या है, एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी बाई टी, मतलब एक्सीलरेशन चेंज इन द वेलोसिटी, यहाँ पे एम मतलब मास, चेंज इन द वेलोसिटी वी माइनस यू बाई टी। ए के लिए क्या होगा वी ए यू ए बाई टी, और बी के लिए क्या होगा वी बी यू बी बाई टी। सो यहाँ पे एफ ए बी exert on the ball, A and F B A exert on by the ball on the ball, okay, by the ball on the ball। सो क्या होगा ये एफ ए बी क्या होगा, ए बॉल एफ ए बी क्या है वो फोर्स है जहां ए बॉल बी को हिट करता है, ओके, और एफ बी ए वो है जो बी बॉल क्या होगा exert by the ball on the ball। सो एफ बी ए क्या होगा जो बी बॉल ए पे हिट करेगा। सो दोनों क्या है ऑपोजिट होगा। सो हम लोगों ने एफ ए बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है, ओके, और एफ बी ए का भी पुट कर दिया है। अभी हम लोग यहाँ पे पुट करने के बाद क्या होगा, यही इक्वेशन से हम लोगों को क्या पता चलेगा कि इक्वेशंस क्या है, वो इक्वेशंस क्या है, एम ए वी ए माइनस यू ए इक्वल माइनस एम वी बी माइनस यू बी। सो यहाँ पे क्या होगा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल माइनस एम बी वी बी माइनस प्लस एम बी यू बी। अभी हम लोगों का अगर मैं इसको इस साइड पे ले आता हूँ तब क्या होगा एम बी यू बी प्लस एम ए यू ए, इसको इस साइड पे ले गया और यहाँ पे इसको ले आया एम ए वी ए इक्वल प्लस एम बी वी बी। सो ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, एक ही है ये, ओके, ये इस साइड ये है और ये है। सो मतलब मोमेंटम का कंजर्व होता है, मोमेंटम कभी लॉस नहीं होता है। एक बॉल से दूसरे पर मारने से उसका मोमेंटम क्या होगा, एक से दूसरे पे ट्रांसफर होगा फोर्स। सो इस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। होप यू लाइक दिस वीडियोस and please subscribe to my channel and share this video with your friends so that they can understand these topics easily. And if you have any doubts, please ask me, and subscribe to my channel and share and like this video. Thank you.